आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। वक्त हो गया 4 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। निफ्टी बैंक एक्सपायरी पर बाजार निचले स्तर से सुधरकर बंद। लगातार दूसरे दिन गिरे सेंसेक्स और निफ्टी। ऑटो फार्मा शेयरों में रही बिकवाली। सिक्किम में बादल फटने से भारी तबाही। फ्लैश फ्लड में बहे सेना के 23 जवानों की तलाश जारी। सिक्किम के अधिकांश जिलों में बर्बादी का मंजर। सड़कें, बांध, पुलों को भारी नुकसान। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के घर पहुंची ईडी की टीम। दिल्ली शराब घोटाले केस में तलाशी। शिक्षक भर्ती घोटाले में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को समन। मोदी सरकार का महिलाओं को तोहफा। उज्ज्वला स्कीम में सब्सिडी 200 रुपए से बढ़कर 300 रुपए प्रति सिलेंडर की गई। कैबिनेट की बैठक में फैसला। स्कूल कॉलेज में बनेगी मेंटल वेलनेस टीम। टीचर और पेरेंट्स को दी जाएगी मेंटल हेल्थ से जुड़ी ट्रेनिंग। सुसाइड प्रिवेंशन के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइंस। 74 मेडल के साथ एशियंस गेम में भारत का अब तक का बेस्ट प्रदर्शन। 11वें दिन आर्चरी कंपाउंड मिक्स टीम में ज्योति और ओजस ने जीता गोल्ड। बॉक्सिंग में लवलीना बोरगोहन को सिल्वर। और खबरों की शुरुआत करेंगे कैबिनेट के अहम फैसले से। मोदी सरकार ने दिवाली से पहले महिलाओं को तोहफा दिया है। कैबिनेट की बैठक में उज्ज्वला स्कीम के तहत सिलेंडर की सब्सिडी बढ़ाकर 300 रुपए करने का फैसला लिया गया है। आज से जो घोषणा हो रही है उसमें उज्ज्वला के लाभार्थी जो बहनें हैं उनको 200 रुपए की बजाय अब 300 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। 200 से बढ़ाकर 300 कर दिया गया है। करोड़ों बहनों को एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से एक बड़ी राहत मदद के रूप में उनको आज का ये निर्णय किया गया है। और कैबिनेट के और भी कौन से बड़े फैसले हैं उसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन उससे पहले बता दें कि ये तोहफा एक तरीके से कैबिनेट की तरफ से दिया गया है महिलाओं को। जो उज्ज्वला स्कीम के तहत 200 रुपए मिला करते थे सब्सिडी, उसे बढ़ाकर अब 300 रुपए कर दिया गया है। यानी कि सिलेंडर की सब्सिडी बढ़ा दी गई है। दिवाली से पहले एक बड़ा तोहफा। और इस पर और क्या क्या और किस तरीके से बात कही गई है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल जो सब्सिडी को लेकर बात कही गई उसमें ये कहा गया कि महिलाओं के लिए एलपीजी में 200 रुपए की कटौती और साथ ही सेंट्रल टर्मिक बोर्ड के गठन को मंजूरी भी इस कैबिनेट में दिया गया है। नॉर्थ कोयल प्रोजेक्ट पर 2000 करोड़ खर्च होंगे, ये भी इस कैबिनेट में फैसला लिया गया है। बिहार के औरंगाबाद, गया को इससे फायदा मिलेगा। कैबिनेट की बैठक में ये अहम फैसले लिए गए हैं। झारखंड की बात करें तो यहाँ के गढ़वा और साथ ही पलामू को भी इसका फायदा मिलेगा। जो ये प्रोजेक्ट है, तेलंगाना में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी का गठन, इसको लेकर कल भी बात कही गई थी और आज कैबिनेट के फैसले में इसे भी मंजूरी दे दी गई है। और कैबिनेट के फैसले के बाद अब बात करेंगे बाजार की, जहां आज निफ्टी बैंक एक्सपायरी के दिन बाजार में लगातार दूसरे दिन गिरावट रही। इसी गिरावट के साथ बाजार हरे निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स की अगर बात करें तो ये 286 अंक गिरकर 65,226 पर बंद हुआ और निफ्टी 93 अंक गिरकर 19,436 पर बंद हुआ। सबसे ज्यादा गिरावट मेटल, रियलिटी, एनर्जी शेयरों में रही। ऑटो फार्मा शेयरों में आज बिकवाली देखी गई। मार्केट का पूरा मूड माहौल समझने के लिए चलते हैं सुमित के पास। सुमित, बताएं जरा, आज भी मार्केट का हालत कुछ ठीक तो नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी किस तरह के दूसरा दिन अब जबकि प्रेशर मार्केट में आज देखने को मिला और ये इंटरनेशनल क्यूज मार्केट के लिए वीक थे। प्लस आरबीआई एमपीसी से पहले भारतीय बाजारों के अंदर कुछ एक दबाव जो है वो लगातार बना हुआ है। लेकिन थोड़ा सा रिस्पाइट लोअर लेवल से जरूर आया था। मार्केट में पुल बैक दिया था, स्पेशली आईटी ने सपोर्ट किया। लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में मिड कैप, स्मॉल कैप में बिकवाली रही। बैंक्स प्रेशर में थे, पीएसयू, प्राइवेट, दोनों बैंक्स में बिकवाली। रियल्टी, एनर्जी, इन सभी स्टॉक्स के अंदर एक दबाव देखने को मिला। और दबाव में हैवी वेट्स जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एल&टी, ये कुछ ऐसे नाम थे जो कि दबाव में कामकाज कर रहे थे। अदानी समूह के शेयरों में थोड़ी बहुत खरीदारी थी। लेकिन ऑटो और फार्मा आज मेजरली क्राइसिस के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। जी, इसके अलावा सेक्टर्स भी आपसे समझना चाहेंगे, किन सेक्टर्स में आज एक्शन ज्यादा देखने को मिला? देखिए, अगर निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात की जाए तो आज थोड़ा बहुत जो बाइंग था वो अदानी समूह के शेयरों में थी। तो निफ्टी के टॉप गेनर्स में भी अदानी इंटरप्राइज का नाम था, करीब 3.5% ऊपर। नेस्ले न्यूज फ्लोज के बीच में करीब 3% चढ़ा। आइशर मोटर 2.25% ऊपर और एचयूएल करीब 1.5% का उछाल यहाँ आता हुआ दिखाई पड़ा। गिरने वाले शेयरों में एक्सिस बैंक 4.5% का डिप, एसबीआई 3% नीचे, एनटीपीसी 2.5% नीचे और इंडसइंड बैंक करीब 2.5% बिकवाली यहाँ आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप गेनर में टाटा इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट लगातार तेजी में है, 3400 के जोन्स में आ गया। सुजलॉन अपर सर्किट पे, सीई इन्फोटेक और एचईजी करीब 3.5 से 4.5% का उछाल यहाँ पर। गिरने वाले शेयरों में पूरा एनबीएफसी स्पेस, तो इंडिया बुल्स हाउसिंग 7% नीचे, मन्नापुरम 5.5% नीचे, शोभा और ग्लेनमार्क यहाँ पर भी बिकवाली थी 4-4.5% के आसपास की। पीएसयू बैंक में दबाव था, तो पंजाब एंड सिंध बैंक, पीएनबी, सेंट्रल बैंक, एसबीआई 2.5 से लेकर 5% तक का फॉल यहाँ पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। जी, बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए आपका सुमित। तो मार्केट का ये अपडेट और इसके साथ ही कार्निवल कैपिटल एडवाइजर्स के फाउंडर विकास खेमानी का कहना है कि बाजार में थोड़ा करेक्शन आता रहेगा, मगर बड़ी गिरावट की आशंका नहीं है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि आने वाले 2 सालों में सरकारी बैंकों में 100% तक रिटर्न आ सकता है। जहां तक मार्केट का सवाल है, आई थिंक मार्केट इंडिया तो काफी पॉजिटिव हूँ। एक थोड़ा कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है, वो अच्छी बात है। मार्केट्स में कभी भी कोई कंसोलिडेशन का फेज रहना चाहिए, बट मैं मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म से देखूं तो मुझे भारत की जो अपॉर्चुनिटी है बहुत अच्छी लगती है, मुझे उसमें कोई दो राय नहीं है। चूंकि हालांकि शॉर्ट टर्म में जो थोड़े से इन्फ्लेशन को लेके, इंटरेस्ट रेट्स को लेके, ग्लोबल मार्केट्स में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, उनको लेके थोड़ी सी एक चिंता का विषय बनाया हुआ है। उसके वजह से हो सकता है थोड़ा बहुत करेक्शन आ जाए। मैं कोई मार्केट में बहुत कोई क्राइसिस जैसी सिचुएशन नहीं देखता हूँ। मेरा मानना है कि सारे के सारे पीएसयू बैंक, लगभग मोस्ट ऑफ द पीएसयू बैंक्स 50 से 100% का रिटर्न दे सकते हैं अगले 2 साल में, तो एक बहुत अच्छी रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है। डाउन साइड जो है खराब बाजार में भी मुझे लगता है लिमिटेड रहेगी, और अच्छे बाजार में उनको ये एक लीडिंग रिटर्न दे सकते हैं, तो यहाँ से भी उसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। हालांकि आज का दिन बैंकों के लिए कुछ अच्छा नहीं रहा। आज बैंक एनबीएफसी शेयरों में तेज गिरावट देखने को मिली। क्यों गिर रहे हैं शेयर, बताने के लिए हमारे साथ हैं यातिन मोता। यातिन, बताएं जरा क्यों रहा बैंकों का ऐसा हाल। देखिए, अगर हम बैंक्स की बात करें तो ग्लोबली हमने ये देखा है कि फाइनेंशियल और फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयरों में दबाव आया है। इसका सीधा रीजन है कि विश्व में जो मॉर्गेज रेट्स बढ़ रहे हैं, खास करके अमेरिका में, उसको लेके काफी इन्वेस्टर्स को लेके चिंता है। अगर हम अमेरिका की बात करें तो मॉर्गेज रेट्स लगभग 7% हो गई हैं, यानी होम लोन और जो ब्याज दरें हैं अमेरिका में 2 दशक की सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच गए हैं, जिसके कारण लोन सर्विस करने में दिक्कतें आ रही हैं, डिफॉल्ट्स की चांस ज्यादा बढ़ रहे हैं, जिसके कारण बैंकिंग सेक्टर पे ग्लोबली थोड़ा बहुत प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ सकता है नियर टर्म में, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। शुक्रवार को आरबीआई की पॉलिसी भी होगी, जिसके अंदर उम्मीद ये है कि रेट्स तो होल्ड करेगी आरबीआई, लेकिन ज्यादा हॉकिश हो जाएगी और इन्फ्लेशन और महंगाई दर को लेकर थोड़ी ज्यादा चिंताएं हो सकती हैं। नियर टर्म में शायद आरबीआई अपनी ब्याज दरें बढ़ाने के बारे में भी विचार करे, ऐसा स्पेकुलेशन बाजार में होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो इस संकेत के बीच में हम ये देख रहे हैं कि जो सरकारी बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स हैं, जो काफी हद तक 30, 40, 50% भागे हुए हैं, वहां आज प्रॉफिट टेकिंग हुई। इनफैक्ट एनबीएफसी सेक्टर में जहां हमने 50 से 100% के रिटर्न देखे हैं पिछले 3-4 महीने में, वहां भी आज जबरदस्त करेक्शन देखने को मिला। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस आज 7% तक लुढ़क गया। एमएनएम फाइनेंस कहिए, मन्नापुरम कहिए, एलएनटी फाइनेंस कहिए, श्रीराम फाइनेंस कहिए, इन सभी शेयरों में भी आपने 4 से 5% की कटौती देखी। तो ग्लोबल खराब संकेतों के चलते आज पूरे के पूरे बैंकिंग सेक्टर और एनबीएफसी सेक्टर में बहुत ज्यादा प्रेशर देखा गया। जी, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए आपका यातिन। तो इस वजह से आज बैंकों का हाल कुछ इस तरीके से रहा और आज से आरबीआई एमपीसी की बैठक शुरू हो गई है, जिसके बाद कयासों का बाजार काफी गर्म है। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या आरबीआई इस बार दरों में बदलाव करेगा, क्या कच्चे तेल की तेजी से महंगाई बढ़ेगी, क्या अमेरिकी अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में आने वाली है, और अगर हाँ तो इसका भारत पर क्या असर होगा। इसी पर देखिए हमारी खास पेशकश आवाज के एमपीसी आज शाम 4:27। और अब रुक करेंगे राजनीतिक खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे सत्येंद्र जैन की और साथ ही मनीष सिसोदिया की, जिनके बाद अब आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद है संजय सिंह, इनकी मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। शराब घोटाले मामले में आज ईडी ने दिल्ली में संजय सिंह के घर पर छापेमारी की है। शराब घोटाला केस में ईडी ने जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें संजय सिंह का भी नाम है। ईडी ने इस मामले में पहले संजय सिंह के स्टाफ सदस्यों और उनसे जुड़े दूसरे लोगों से पूछताछ की थी। आरोप है कि शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने के लिए लाई गई आबकारी नीति ने गुटबंदी को बढ़ावा दिया और कुछ डीलरों को इससे फायदा भी हुआ, जिन्होंने इसके लिए कथित तौर पर रिश्वत दी थी। आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों का खंडन किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस केस में 1000 रेड पड़ चुकी हैं, संजय सिंह के घर पर कुछ नहीं मिलेगा। शराब घोटाला इन्होंने शोर कर रखा है। अभी तक एक भी पैसा कहीं इनको मिला नहीं। इतनी बताते हैं 1000 से ज़्यादा रेड हो चुकी, इतने लोगों को गिरफ्तार कर चुके, कहीं कोई रिकवरी नहीं हुई है। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, हमारे खिलाफ इन्होंने इतने आरोप लगाए
कभी बोले कि स्कूलों में क्लासरूम घोटाला हो गया, कभी बोले कि बसों में घोटाला हो गया, बसों की खरीद में घोटाला हो गया, कभी बोले कि सड़कों में घोटाला हो गया, कभी बोले बिजली में घोटाला हो गया, कभी बोले पानी में घोटाला हो गया। हर चीज़ में इन्होंने इतनी जांच करा ली। ये शराब घोटाला तथाकथित शराब घोटाले का भी पिछले 1 साल से जांच चल रही है, अभी तक तो कुछ मिला नहीं है। तो वहीं दिल्ली में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। बीजेपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है। बीजेपी ने भ्रष्टाचार के पीछे केजरीवाल का हाथ होने का आरोप भी लगाया है। जो शराब घोटाले के किंगपिन हैं, सरगना हैं, उनका बायां हाथ आज घबरा के हिल रहा है, डर लग रहा है। बायां हाथ क्यों कहा? दाहिना हाथ जो था, जिसको कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट शराब घोटाले के किंगपिन पापी आपके अरविंद केजरीवाल देते थे, वो तो 7.5 महीने से जेल में है। कहना गलत नहीं होगा, भ्रष्टाचार की 7.5 अरविंद केजरीवाल पर भी असर कर रही है। और बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े सामने आने के बाद से अब आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने आरक्षण को लेकर एक बड़ा दांव खेल दिया है। लालू यादव से जब आरक्षण का दायरा बढ़ाने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने संख्या के आधार पर आरक्षण बढ़ाने की बात कही है। क्या रिजर्वेशन के दायरे को 50% कैप को बढ़ाया जाएगा? बढ़ाया जाएगा, जैसा संख्या हुआ है उस अनुरूप बढ़ाया जाएगा। बीजेपी सवाल उठा रही कि आप लोग विभाजनकारी नीति को बीजेपी ने इतना दिन तक हक मारा ना, बीजेपी हक मारा, अब उसकी हकमारी पकड़ में आ गया है। और देश भर में जातीय जनगणना और पुरानी पेंशन को लेकर फिर से बहाल करने की मांग तेजी से जोर पकड़ रही है। क्या ये दोनों मुद्दे 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार की टेंशन बढ़ाने वाले हैं? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और हाल ही में सीएनबीसी आवाज ने रियल एस्टेट अवार्ड्स कॉन्क्लेव वेस्ट जोन का आयोजन किया था, जिसमें सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल ने गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सिंघवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस दौरान सिंघवी से गुजरात के रोड मैप से लेकर अहमदाबाद के रियल एस्टेट की ग्रोथ स्टोरी पर चर्चा हुई। आप भी सुनिए। आप 27 साल की उम्र में एमएलए बन गए, आपका कोई पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं है फैमिली में। 27 साल की उम्र में आप एमएलए बने, उसके बाद आपने अगले साल उससे बेटर रिकॉर्ड से असेंबली में इलेक्शन जीता, और पिछली बार तो आपने एक रिकॉर्ड बनाया, मेरे ख्याल से 75% के करीब आपने वोट लिए, जो शायद पूरे स्टेट में सेकंड हाईएस्ट था। 83%। 83%। तो ऐसा क्या मतलब क्या रीजन था कि लोगों ने आपको इतना प्यार दिया और लगातार आप चुनकर आए और इतनी कम उम्र में आप इतनी सक्सेसफुल बन गए? इसका भी कारण क्या एक कुछ हद तक वो जो गुजराती ब्लड है उसकी वजह से माना जाए इस चीज को? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं, और सीएनबीसी को गुजराती तो जरूर सीखना ही चाहिए क्योंकि हम गुजरातियों का दिन ही सीएनबीसी से चालू होता है। 3:30 बजे तक हम आपके एकदम लॉयल साथी हैं। थैंक यू सो मच। 3:30 के बाद हम शायद आपको भूल सकते हैं, लेकिन सुबह की चाय तो सीएनबीसी के साथ ही चालू होती है हमारी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। तो अगली बार मैं ये आशा रखता हूं कि आप वापस एक बार ये कार्यक्रम करने आइए और हम दोनों गुजराती में बात चालू करेंगे। स्वच्छ भारत की बात करते हैं हम। स्वच्छ भारत का सबसे बड़ा एग्जाम्पल अहमदाबाद है। मैं मतलब एयरपोर्ट से लेके होटल तक आया हूं, मुझे कहीं कचरे का कोई एक कहीं भी हिस्सा नहीं दिखा। ऐसा क्या हुआ अहमदाबाद में जो इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया? देखिए, हम सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने खासतौर पे स्वच्छ भारत का एक सपना देखा और देश के सभी नागरिकों ने इसमें बहुत ही सहयोग किया। गुजरात का एक बिल्कुल अलग तरीका रहा है हमेशा। हम कोई भी मिशन मात्र सरकार नहीं चालू करती है, हम एज एन टीम गुजरात के तौर पे गुजरात के नागरिक और सरकार साथ में मिलकर कोई भी विषय को शुरुआत करती है। चलिए, गिफ्ट सिटी की और क्या खास बातें हैं और क्या डेवलपमेंट होगी गिफ्ट सिटी में आगे जाते हुए जो अब तक ऑलरेडी हो चुकी है? खास तौर पे फिनटेक के लिए तो आप जान ही रहे हो बहुत अच्छी तरह से। बिल्कुल। लेकिन गिफ्ट सिटी में अब
सबसे बड़ी जो चुनौती हमारे लिए है वो रेसिडेंशियल और खास तौर पे इवनिंग लाइफ वहाँ पे कैसे डेवलप हो पाए, जिसके कारण कॉरपोरेट है, आईटी सेक्टर्स है, वो सभी लोगों के कहीं ना कहीं वहाँ पे सबसे बड़ी जो कंप्लेंट्स हमारे पास जो आ रही है वो यही कंप्लेन है, और उसका भी सॉल्यूशन आने वाले दिनों में ज़रूर से अच्छी तरह से आएगा। और गेमिंग सेक्टर है, रिक्रिएशन जोन है, उसका भी डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरह से और तेज़ी से चल रहा है, जिसके कारण आने वाले टाइमों में इवनिंग लाइफ वहाँ पे अच्छी तरह से डेवलप होगी। रियल एस्टेट अहमदाबाद का बहुत क्विकली डेवलप हुआ है। मेरे ख्याल से शायद पिछले 5-6 सालों में यहाँ पे सब डेवलपर्स बैठे हैं, शायद सबसे फास्ट रिटर्न अहमदाबाद में ही आया है। तो क्या अब अहमदाबाद आउट ऑफ पॉकेट बन गया है, या फिर अभी भी आपके हिसाब से वो उतना नहीं आया? आप अहमदाबाद को अगर अच्छी तरह से समझे होगे तो अहमदाबाद का रिंग रोड एरिया जो है, आप अहमदाबाद देखिए, एक बाजू गिफ्ट सिटी है तो एक बाजू सानंद है, थोड़े दूर जाओगे तो धोलेरा है, इस बाजू जाओगे तो अमूल से लेके आनंद के बेल्ट से यहाँ पे आओगे। अहमदाबाद चारों ओर से डेवलप हो रहा है, तो ये तो अभी शुरुआत है, यही समय है, सही समय है। तभी तो मैंने बोला आ जाइए जल्दी से। नहीं, बिल्कुल आएंगे। तो रियल एस्टेट के लिए और माइक्रोन एक शुरुआत है, और धुलेरा भी अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट बन रहा है। धुलेरा एयरपोर्ट का काम भी बहुत तेजी से चल रहा है। उसके अलावा भी धुलेरा के इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक बार जरूर से देखना चाहिए, किस प्रकार के रोड बने, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज हुई है। और मैं ये मान रहा हूँ कि अहमदाबाद में जो व्यक्ति अभी से आ जाएगा उनको कभी एफडी नहीं करनी पड़ेगी। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जल्द होंगे वापस, आप बने रहे हमारे साथ। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। छात्रों में डिप्रेशन और सेल्फ हार्म की प्रवृत्ति को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने गाइडलाइंस जारी की है। इसमें स्कूलों में वेलनेस टीम बनाने का सुझाव दिया गया है, साथ ही टीचर और मां बाप की ट्रेनिंग का भी इसमें प्रावधान है। डिटेल लेते हैं इस खबर पर आलोक प्रियदर्शी से। आलोक, बताएं जरा इस गाइडलाइंस में क्या क्या और खास बातें हैं। बिल्कुल, देखिए, जो प्रतिस्पर्धा का कड़ा दौर चल रहा है उसकी वजह से खासतौर से स्कूली छात्रों में जो तनाव, एंजाइटी, टेंशन, इसके अलावा डिप्रेशन और जो सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ रही है उससे निपटने के लिए सरकार ने सभी स्कूलों और शिक्षण संस्थानों के लिए एक गाइडलाइन जारी किया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से जो ये गाइडलाइन जारी किया है, इसमें कहा गया है कि सभी स्कूलों में जो प्रिंसिपल होंगे उनके नेतृत्व में एक वेलनेस टीम गठित की जाएगी, और ये वेलनेस टीम छात्रों के मेंटल हेल्थ और उसमें होने वाले बदलाव पर लगातार नजर रखेगी, ताकि सही समय पर बच्चों के अंदर इमोशनल सपोर्ट दिया जा सके और उन्हें एक तरह से ट्रेन किया जा सके ताकि वो इन हालात से निपट सकें। इसके अलावा जो गाइडलाइंस है, इसमें टीचर्स और पेरेंट्स को भी ट्रेनिंग देने की बात की गई है, ताकि वो बच्चों में के अंदर जो शारीरिक और मानसिक बदलाव हो रहे होते हैं उनको सही समय पर पहचान सकें, और जो अचानक जो उनमें बदलाव होते हैं उससे बच्चों को एक तरह से उनके अंदर समझ को डेवलप किया जा सके, ताकि बच्चे इस स्थिति से पहले ही तैयार रहें। तो इस तरह से बच्चों में जो मानसिक तनाव की स्थिति पैदा हो रही है, खासतौर से जो देखेंगे कि कई सारे कोटा जैसे जगहों पर जो बड़े पैमाने पर बच्चों की जो आत्महत्याएं घटनाएं हो रही हैं, स्कूलों में तनाव बढ़ रहा है, उस हालात से निपटने के लिए सरकार ने ये गाइडलाइन जारी किया है। और इस गाइडलाइन को उम्मीद नाम दिया गया है। यू स्टैंड फॉर अंडरस्टैंड, मोटिवेट, मैनेज, एम्पावर, एम्पैथाइज एंड डेवलप। तो ये उम्मीद नाम का जो गाइडलाइंस है, इसके तहत सरकार ये कोशिश कर रही है कि सभी स्कूल इसको फॉलो करें और अपने यहाँ इस तरह की व्यवस्था लागू करें, ताकि जो छात्रों के मेंटल हेल्थ को मजबूत किया जा सके, उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा किया जा सके और ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए तैयार किया जा सके। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका आलोक। और सुसाइड प्रिवेंशन और छात्रों की मेंटल हेल्थ को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस कितनी असरदार है, कंज्यूमर अड्डा में आज इसी पर करेंगे चर्चा 5:57 पर। मेडिक्लेम लेने वालों की संख्या हर साल 10 से 15% बढ़ रही है, लेकिन जब क्लेम लेने की बारी आती है तो राहत के बजाय आफत का सामना भी करना पड़ सकता है। मेडिक्लेम ग्राहकों को क्लेम देने में कंपनियों की आनाकानी के खिलाफ सीएनबीसी आवाज ने शुरू की है मुहिम। क्लेम में गेम क्यों, देखना मत भूलिएगा, रोज शाम 5 बजे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें सीएनबीसी आवाज के साथ। नमस्कार।
F&O गुरुकुल के वेबिनार में बाजार के दिग्गजों से सरल भाषा में F&O सीखने के लिए अभी कीजिए रजिस्टर।